आज हम बात करेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर यानी CRF के बारे में। इसमें देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन से कोजेस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इसका मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ ए सिंड्रोम अफेक्टिंग ईच सिस्टम ऑफ बॉडी कॉज्ड बाय क्रोनिक रीनल इनसफिशियंसी। एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो बॉडी होती है उसका प्रत्येक सिस्टम अफेक्ट होता है। Unlike ARF, acute renal failure, which happen quickly and suddenly, chronic renal failure happens gradually over a period of weeks, months, or years, as kidneys slowly stop working, leading to the ESRD and stage of renal function, renal disease। तो ये क्या होता है, जैसे कि ARF यानी acute renal failure क्या होता है, धीरे धीरे क्या जल्दी से हैपन हो जाता है, यानी जल्दी से घटित हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, CRF जो क्रोनिक रीनल फेलियर होता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे और लंबे टाइम पर होता है, जैसे कि वीक्स के, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में और साल में, जिसमें क्या होता है जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है और ESRD यानी एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस करती है। इसकी इटियोलॉजीज देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे फर्स्ट है इसका फर्स्ट लीडिंग कॉज, जो इसका डायबिटीज़ मेलिटस, और सेकंड है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन। इसके अलावा कौन कौन सी कॉजेज है, प्री रीनल कॉजेज, रीनल कॉजेज और पोस्ट रीनल कॉजेज। तो प्री रीनल कॉजेज देखते हैं इसके। तो इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज कौन कौन सी है, डायबिटीज़ मेलिटस और हाइपरटेंशन। फर्स्ट लीडिंग कॉज कौन सा है, डायबिटीज़ मेलिटस, और सेकंड हाइपरटेंशन। और अदर कॉजेज कौन कौन सी है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल कॉजेज। तो प्री रीनल में आता है पहला सीवियर ब्लड लॉस। इसकी वजह से क्या होगा, किडनी को ब्लड सप्लाई कमी हो जाएगी और इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है। सीवियर फ्लूइड लॉस, ये भी वही है, ड्रग की वजह से हो सकता है, जो नेप्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती है उनकी वजह से हो सकता है, सेप्टिसीमिया की वजह से हो सकता है। और रीनल कॉज यानी जो रीनल यानी किडनी के अंदर कौन कौन से कॉज होते हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है, जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है, क्रोनिक रीनल इन्फेक्शन यानी बहुत दिनों से किडनी का इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये थी रीनल कॉजेज। अब देखते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज यानी किडनी के बाद में, जो किडनी होती है उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी चीज़ आती है जो किडनी क्रोनिक किडनी फेलियर कर सकती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि यूरेटर में कोई समस्या हो, इसमें कोई ब्लॉकेज हो, ब्लैडर में हो, तो इस वजह से क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। स्टोन फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ब्लैडर कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकता है, यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, मतलब यूरेटर्स होते हैं जो किडनी से यूरिन को कहाँ ले जाते हैं, ब्लैडर की तरफ, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उससे क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर। कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। हम देखते हैं इसके देखते हैं कि ये डायबिटीज़ मेलिटस से एक डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड कम्स टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, ब्लड में ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा समय से हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होता है, किडनी में क्या होता है, ब्लड जो फिल्ट्रेशन के लिए आता है तो क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड एक्यूमुलेट इन द एफरेंट आर्टरियोल्स। जो एफरेंट आर्टरियोल्स मतलब जो किडनी की तरफ आती है आर्टरीज, जो नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, जो एफरेंट यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो आर्टरीज आती है, और ईफ्रेंट यानी ग्लोमेरुलस से जो आर्टरीज जाती है, तो इनमें क्या होता है, इनमें क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये शुगर के मॉलिक्यूल। इसमें शुगर के मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, जो एफरेंट आर्टरियोल्स होती है उनकी जो ल्यूमेन होती है वो नैरो हो जाएगी, मतलब वो उनका जो डायमीटर वो और भी कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेटेड इन द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा और उससे CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन हो सकती है, उसमें ब्लड सप्लाई की कमी भी हो सकती है। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये डिजीज़ किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। तो ड्यू टू वेरियस कोज यानी किसी भी कोज की वजह से या बहुत सारी कोज की वजह से क्या होता है कि फिल्ट्रेशन रेट होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो तो वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो किडनी की हेल्थी नेफ्रॉन होती है उन पर लोड पड़ेगा, कि जो कुछ नेफ्रॉन्स होती है वो नेक्रोज हो गई है तो बाकी बची हुई जो हेल्थी नेफ्रॉन्स होती हैं उन पर वर्कलोड बढ़ेगा। उससे की वजह से क्या होगा, उन पर भी, उनमें भी फर्दर डैमेज होगा। तो उनमें डैमेज होने की वजह से क्या होगा, सीवियर रीनल इनसफिशियंसी आ जाएगी, मतलब
जो रीनल होती है किडनी होती है उसकी सीवियर इनसफिशियंसी आ जाती है, मतलब वो ब्लड को फिल्टर करने में सीवियर रूप से इनसफिशियंट हो जाती है, मतलब सफल नहीं रहती है। उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड होती है उसमें वेस्ट का प्रोडक्ट बढ़ जाता है, जैसे यूरेशिया में हो जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड में वेस्टेज की अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है और एजोटीमिया में ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, CRF हो सकता है और CRF से पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब देखते हैं CRF की कौन कौन सी स्टेजेज होती है। CRF यानी क्रोनिक रीनल फेलियर, तो इसकी स्टेजेज में आती है। पहली स्टेज है वेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबव 90 ml/min, मतलब स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो 90 ml/min होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी 1 मिनट में क्या होता है 90 मिलीलीटर किडनी क्या कर रही है, फिल्ट्रेट बना रही है, ग्लोमेरुलस से इतना फिल्ट्रेट बन रहा है। तब तो क्या होता है, ये स्टेज फर्स्ट होती है। स्टेज सेकंड में क्या होता है, स्टेज सेकंड में ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 60 से 89 यानी 60 to 89 आ जाती है, मतलब 90 से कम हो जाती है। स्टेज थर्ड में 30 to 59 हो जाती है, मतलब स्टेज सेकंड से भी कम हो जाती है। और स्टेज फोर में ये सीवियर कंडीशन होती है, इसमें 15 से 29 ml/min हो जाती है। और ESRD में क्या हो जाता है, 15 से भी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा कम होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाती यूरिन के थ्रू, और इससे क्या हो सकता है, क्रोनिक रीनल फेलियर, इसे क्रोनिक रीनल फेलियर बोला जाता है। और इससे क्या होता है कि जो ब्लड होते हैं उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, 90 से कम हो गई थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, सेकंड में 60 से 89, फिर 30 से 59, 15 से 29 और 15 से कम हो जाती है। तो स्टेज 4 को बोला जाता है सीवियर, और स्टेज 5 को एंड स्टेज रीनल डिजीज़। अब देखते हैं कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। इसमें क्या होता है कि ये मल्टी सिस्टम डिजीज है, तो इसमें क्या होता है कि जो पूरी बॉडी होती है उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स है जनरल सिम्टम्स, यानी नॉर्मल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इनको अर्ली सिम्टम्स भी बोला जाता है, ये पहले ही दिख जाते हैं, लो बीपी को रहने देना। एडिमा यानी जो बॉडी होती है उसके अंदर एडिमा देखने को मिलता है, क्योंकि ओलिगोरिया हो रहा है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाती है। ओलिगोरिया हो सकता है क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होगी वो कम हो जाएगी, और परमेबिलिटी भी अल्टर हो जाती है। फटीग होता है, एनीमिया हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन निकल सकता है। अब देखते हैं GIT सिम्टम्स, जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। नोजिया वोमिटिज्म हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, यानी पेरिटोनियम लेवल का लेयर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, कॉफ़ी कलर वोमिटिंग हो सकती है। CVS में क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वॉल्यूम बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, हाइपो यानी कैल्शियम का लेवल इसमें कम हो सकता है। डिस्रिथमिया हो सकता है, कार्डियक डिस्रिथमिया, और यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, जो हार्ट की आउटर लेयर होती है उसका इन्फ्लामेशन भी हो सकता है इसकी वजह से। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, डिस्नी यानी सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, यूरेमिक लंग्स हो सकती हैं। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम यानी जो स्किन होती है वो कैसी हो सकती है, एमोक्सिक स्मेल इन स्वेट, जो पसीने होते हैं उसमें एमोक्सिक स्मेल आ सकती है। स्किन ड्राई हो सकती है, और ब्राउन डिस्कलरेशन भी हो सकता है स्किन का। जो नर्वस सिस्टम उसमें क्या होता है, एनसिफेलोपैथी यानी जो ब्रेन होता है यानी उसकी में अंदर कोई सी भी डिजीज हो सकती है एनसिफेलॉन के अंदर। कन्फ्यूजन होता है, अनकॉन्शियसनेस यानी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, गाउट हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल के अंदर। गाउट में क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो जॉइंट्स के अंदर जमा होकर इन्फ्लामेशन कर देता है या दर्द पैदा करता है, तो उसे बोलते हैं गाउट। और रीनल रिकेट्स हो सकता है, यानी जो रीनल होते हैं उसके अंदर से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से रिकेट्स हो सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, लॉस ऑफ लिबिडो यानी सेक्स की डिजायर होती है वो कम हो जाती है। गायनोकोमास्टिया यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन द मेल हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। ब्लड में क्या हो सकता है, ये कोज भी होता है डायबिटीज़। ब्लड में क्या होता है, इसमें क्या हो सकता है, ब्लड में एनीमिया हो सकता है, लो प्लेटलेट्स हो सकती है, और ल्यूकोसाइटोसिस हो सकती है, मतलब जो WBC का लेवल है वो बढ़ सकता है। वो इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, फिर उसके बाद में उसका वो जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं। इनके बाद में जो देखते हैं ये लेवल सीरम में देखते हैं कौन कौन से लेवल इंक्रीज मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो फास्फोरस या फॉस्फेट होता है,
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और क्रेटिनिन, ये सब क्या मिलते हैं ब्लड के अंदर ज़्यादा मिलते हैं। जो ये क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। और पीएच कम मिलती है और कैल्शियम भी कम मिलता है, इसलिए इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी देते हैं। इसके अंदर हम यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड के अंदर टेस्ट कर सकते हैं कि कोई, और ये जो सभी चीज़ें थी ये ब्लड टेस्ट के अंदर थ्रू ही पता चलती है। एक्सरे कर सकते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है किडनी स्टोन की जैसे। और सीटी स्कैन और यूएसजी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्सिनोमा या ट्यूमर्स होती हैं उनका पता चल जाता है। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट, यानी इसको मैनेज किस तरीके से करेंगे। तो ईडिमा या डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, जो ईडिमा होता है, यानी ईडिमा में क्या होता है, जो ओलिगोरिया स्टेज में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, और कभी कभी क्या होता है डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में तो क्या करेंगे, 2.3 लीटर पर डे फ्लूइड इनटेक रहेंगे। और यदि ईडिमा होगा तो क्या करेंगे, डायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। आगे देखते हैं एनीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, आयरन, एक्स्ट्रा आयरन देंगे डाइट में, या आयरन पिल्स भी दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है 10 ग्राम से नीचे होता है तो इसको क्या करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स देकर ट्रीट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं लास्ट स्टेज में। बीपी को कंट्रोल करने के लिए साल्ट और वाटर रेस्ट्रिक्शन करेंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्शन करेंगे, एसी इनहिबिटर्स दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा था, जो पीएच कम हो रही थी, उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, ओरल एल्कलाइन सप्लीमेंट्स देंगे जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, जो कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो रहा था उसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और कैल्शियम को डाइट में बढ़ा सकते हैं। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मतलब डाइट में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन करनी है, वो साल्ट रेस्ट्रिक्शन या सोडियम रेस्ट्रिक्शन करना है, फॉस्फेट पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन करना है, इन सभी को अवॉइड करना है डाइट के अंदर। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या करना है, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन ट्रीटमेंट इट इज़ द लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन टू सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट। ये क्या करते हैं, जब मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और अदर सभी मैनेजमेंट फेल हो जाता है तब ये लास्ट ऑप्शन रहता है। अदर क्या दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अंदर साइक्लोस्पोरिन, एजोथियोप्रिन और स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। दीज आर गिवन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन और ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये क्या करते हैं, इनको कब देते हैं हम, जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके बाद में देते हैं, ताकि वो फ़ौरन बॉडीज मानकर किसी ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे। उसके अंदर हम एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण प्रोसेस करते हैं, जिसे बोलते हैं डायलिसिस। इसमें ये क्या होती है, जब किडनी क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में ब्लड से सक्षम हो जाती है या फेल हो जाती है, तो उसके इसमें हम डायलिसिस भी करते हैं। तो डायलिसिस क्या होता है कि जब जो किडनी होती है वो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में अनेबल रहती है, तो उसके हम बाहर से किसी मशीन के द्वारा ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो उसे बोलते हैं डायलिसिस। तो ये डायलिसिस की इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड व्हेन किडनी इज़ अनेबल टू डू सो। मतलब किडनी ऐसा करने में असक्षम हो जाती है तब डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वेस्ट को और वाटर को जो एक्स्ट्रा होता है उसको रिमूव करने में सहायता करती है। अब देखते हैं इसका नर्सिंग इंटरवेंशन है, नर्स क्या 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 रोल होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट है मेंटेनिंग फ्लूइड वॉल्यूम, जो फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में क्या रोल होता है उसका। नर्स वुड केयरफुली मॉनिटर वाइटल साइन को केयरफुली मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है पेशेंट को ड्यूरिंग द डायलिसिस के दौरान, कि फ्लूइड जो मतलब बढ़ रहा है बॉडी के अंदर या घट रहा है। इसे पता करने में इनटेक आउटपुट चार्ट में हेल्प करता है। मेंटेनिंग न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पेशेंट। डाइट काउंसलिंग इज इसेंशियल फॉर सीआरएफ। इसमें क्या होता है, डाइट काउंसलिंग इसेंशियल होती है जो डाइटिशियन करता है। डाइट शुड कंटेन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन। मतलब डाइट में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन कम होना चाहिए। डाइट शुड इंक्लूड एडिक्वेट फैट, विटामिन और कैलोरीज, ये सभी इंक्लूड होने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए क्या क्या करना है। कॉन्स्टिपेशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन दीज पेशेंट्स ड्यू टू द लेस एक्टिविटी एंड रिड्यूस फ्लूइड इनटेक। सो टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम ये फॉलोइंग जो ये मेजर्स होती है ये करते हैं।
कौन कौन से होते हैं? पेशेंट शुड बी गिवन स्टूल सॉफ्टनर, जो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो एजेंट होते हैं उनको पेशेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ओनली फॉस्फोरस कंटेनिंग स्टूल सॉफ्टनर शुड बी गिवन, जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं उसमें सिर्फ फॉस्फोरस कंटेनिंग, मतलब जो स्टूल सॉफ्टनर्स होते हैं उसमें फॉस्फोरस होता है वही उसे दिया जाना चाहिए। शुड बी गिवन अवॉइड कैल्शियम एंड सोडियम कंटेनिंग स्टूल सॉफ्टनर, कैल्शियम और सोडियम जिस स्टूल सॉफ्टनर में होता है वो अवॉइड करनी चाहिए। एडवाइस पेशेंट टू टेक लेक्सेटिव्स विथ सिंगल सिप ऑफ वाटर, अवॉइड एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, मतलब कम पानी के साथ ही लेक्सेटिव जो उनको लेना है। लेक्सेटिव क्या होती है? स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करती है। और ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूइड मतलब ज़्यादा फ्लूइड इनटेक नहीं करना है। डिस्करेज टू यूज़ लार्ज वॉल्यूम इनेमा टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इनेमा नहीं लेना है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। अब आगे देते हैं स्किन केयर। सीआरएफ पेशेंट आर एट हाई रिस्क ऑफ स्किन इन्फेक्शन ड्यू टू इडिमा ड्राई और इच स्किन, जो सीआरएफ के पेशेंट होते हैं वो स्किन के प्रोन होते हैं क्योंकि उसमें एडिमा ड्राइनेस और इच स्किन होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या एडवाइस करना है कि सोप यानी साबुन लगा के बाथिंग नहीं करना है। यूज़ ऑफ मॉइस्चराइजिंग ऑयल आफ्टर बाथ, मतलब क्या करना है कि नहाने के बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग करना है। नो यूज़ ऑफ एल्कोहल परफ्यूम ऑन स्किन, एल्कोहल और परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए क्या करना है? द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द सीआरएफ पेशेंट आर इंडवेलिंग पेरिटोनियल कैथेटर, जो पेरिटोनियम डायलिसिस करते हैं उसमें कैथेटर डालते हैं उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। वेन पंक्चर साइट आफ्टर बाथ, मतलब जो वेन पंक्चर साइट होती है वहाँ से भी इन्फेक्शन होता है, तो इससे मतलब इसमें सावधानी रखना है पेशेंट को। ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस के दौरान भी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसमें भी सावधानी रखनी है। टू प्रिवेंट इन्फेक्शन नर्स शुड यूज़ मास्क ग्लव्स ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब असेप्टिक टेक्निक का प्रयोग करना है। नर्स शुड फॉलो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के दौरान जो स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक है वो फॉलो करनी है।